हेलो दोस्तों, यूपीएससी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं आज 1 अगस्त 2024 का करंट अफेयर। और इस करंट अफेयर का जो सोर्स है हमारा, इसका हम किससे लिए हैं करंट अफेयर? तो द हिंदू डेली न्यूज़पेपर द हिंदू, और साथ में इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, उससे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज। तो आज का जो पहला समाचार हो जाता है वो किससे संबंधित है? भारतीय वायुसेना ने अगस्त और सितंबर में 2 चरणों में एक बहुप्रकारी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज करने जा रही है। अब बात आती है इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो तरंग शक्ति एक्सरसाइज कर रही है। कौन? इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ध्यान रखना है, पहली चीज आपको पता होना चाहिए, जो तरंग शक्ति है वो इंडियन एयरफोर्स की है। दूसरी चीज ये क्या है? ये मल्टीलेटरल है, मतलब बहुत सारे राष्ट्र इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और ये 2 फेजेस में होगी। पहला फेज अगस्त में और दूसरा फेज सितंबर में होगा। ध्यान रखना। अब इससे संबंधित कुछ और बातें ये हुई मल्टीलेटरल एक्सरसाइज की थीम। और अब इससे संबंधित कुछ जानकारी और लेते हैं। तो जो हमने बताया कि 2 चरणों में होगी, तो पहला चरण कब से होगा? तो 6 से 14 अगस्त, 6 to 14 अगस्त 2024 में। अब कहां पे होगी? तो सुलूर तमिलनाडु। जो पहला स्टेज होगा, हमारा पहला चरण होगा, वो 6 से 14 अगस्त सुलूर तमिलनाडु में होगा। जिसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? जैसे हमने बताया मल्टीलेटरल है, मतलब बहुत सारे राष्ट्र आ रहे हैं इसमें। तो कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ये जो हो गए नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट फेज में। अब बात करते हैं जो इसका सेकंड फेज होगा, वो कब से कब होगा? वो 1 से 14 सितंबर के बीच में होगा। 1 से 14 सितंबर 2020 में होगा। और कहां पे होगा? तो जो दूसरा फेज होगा वो जोधपुर राजस्थान में होगा। कहां पे होगा? जोधपुर राजस्थान में होगा। और इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब भागीदारी कर रहे हैं? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, ग्रीस कर रहा है, सिंगापुर कर रहा है, यूएई और अमेरिका। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई और अमेरिका भागीदारी कर रहा है। ये हुई आज की हमारी पहली न्यूज। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ और जानकारी को यहाँ पे हमको देख लेना चाहिए। और जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है कि और जो हमारी एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कि 2024 में और कौन सी आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है, तो इसमें हम होपेक्स को देख लेते हैं। इसमें कौन सी? जैसे होपेक्स एक्सरसाइज। अब ये किसके किसके बीच हुई? सबसे पहले आपको जानना ये है कि भारत और मिस्र के बीच हुई। किसके? भारत और मिस्र के बीच में हुई है। और ये कहां पे आयोजित हुई? तो मिस्र का मतलब इजिप्ट, ये मिस्र में आयोजित हुई है। और ये भी किसकी है? इंडियन एयरफोर्स की है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हो जाती है हमारा, जैसे हम बात करें तर्कस तर्कस एक्सरसाइज, तर्कस। और तर्कस का ये 7th एडिशन हुआ है, जो 2024 में हुआ है। तर्कस का और किसके किसके बीच हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच। तर्कस किसके किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और तर्कस हुआ कहां पे दोस्तों? तो ये भारत में हुए हैं। भारत में किस शहर में? तो ये कोलकाता, भारत के कोलकाता में हुआ है। और ये भी किसकी है? वायुसेना की है, इंडियन एयरफोर्स की है। इसके अलावा हम शक्ति एक्सरसाइज को देख लेते हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शक्ति एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुई है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुई है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होती है, भारत और फ्रांस के बीच में होती है। और कहां पे हुई है शक्ति? तो ये मेघालय में हुई है, भारत में ही हुई है, भारत के मेघालय में हुई है। और जो शक्ति एक्सरसाइज है वो कैसे है? वो इंडियन आर्मी की है, मतलब थल सेना की है, थल सेना की है। और अगर हम बात करें और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो और एक्सरसाइज गगन शक्ति को देख लेते हैं। अब गगन शक्ति एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुई है? तो जो दोस्तों गगन शक्ति है वो भारतीय वायुसेना की है, भारतीय इंडियन एयरफोर्स की ही एक्सरसाइज है। और ये पोखरण में हुई। कहां पे? पोखरण स्थित प्रशिक्षण हुए। ये इसमें केवल भारतीय एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरा एक हो जाता आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता अभ्यास दस्तलिक। जो एक्सरसाइज दूसरी हो जाती है दस्तलिक एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इसको यूपीपीसीएस पूछ भी चुका है। दस्तलिक एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, भारत और उज्बेकिस्तान।
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है और 2024 में ये हुई है। तो 2024 में ये कहाँ पे हुई है? तो ये उज्बेकिस्तान में ही हुई है। कहाँ पे हुई दोस्तों? तो ये उज्बेकिस्तान में ही ये हुई है। और ये किसकी एक्सरसाइज है? ये भी आर्मी की एक्सरसाइज है। इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को देख लिया। अब हम चलते हैं आज की दूसरी न्यूज पे। जो आज की दूसरी न्यूज है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वह भारतीय वायुसेना विधेयक 2024 है। अब ये न्यूज क्या है दोस्तों? तो जो विमानन कर्मियों को राहत देने के लिए ये क्या किया गया है? नई बिल प्रपोज करने की बात की जा रही है, जिसे जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी, वो क्या करेंगे? 31 जुलाई को उन्होंने क्या किया है? लोकसभा में इस बिल को लाया है। अब देख लेते हैं कि इस बिल का उद्देश्य क्या है। इस बिल का उद्देश्य है जो विमानन क्षेत्र के सिविल एविएशन सेक्टर के नियमों को आधुनिक और सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य है इसका। अब आगे बात करते हैं कि जो नया विधायक विधेयक है इसका कैसे ये लाएगा। तो जो पुराना नियम चला आ रहा है, पुराना कानून क्या था? पुराना अधिनियम जो था वो था विमान अधिनियम 1934। इसको क्या करेगा? बदलेगा। और इसके अलावा इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा, विमान और संबंधित उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और रख रखाव का नियमन करना। साथ ही नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापारिक संचालन को सुविधाजनक बनाना इस बिल का उद्देश्य हो जाता है। इस बिल का क्या उद्देश्य हो जाता है? और साथ में और क्या उद्देश्य है? इसमें कुछ आपातकालीन शक्तियों से संबंधित प्रोविजन है। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आपातकालीन आदेश जारी कर सकता है। मतलब कोई भी अगर आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार क्या कर सकता है? आदेश जारी कर सकता है। और अधिकार देता है, ये जो बिल में अधिकार देता है, जो संकटों को संभालने और यात्रियों, विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र प्रदान करेगा ये अमेंडमेंट। नेक्स्ट अगर बात क्या करेगा और क्या कर रहा है, तो ये जो विधेयक है इसमें रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर जो आरओसी सर्टिफिकेट होता है, आरओसी प्रमाण पत्र होता है, और साथ में अन्य लाइसेंसों को जारी करने का के लिए दिशा निर्देश प्रस्तुत करता है कि जारी कैसा होगा, इसकी गाइडलाइन देता है, जिसका उद्देश्य क्या हो जाता है? अतिरिक्तता को कम करना और दक्षता को सुधार करना। मतलब दक्षता का मतलब इफिशियंसी को और बढ़ाना, इफिशियंसी को और बढ़ाना। और अगर हम बात करें कि रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर प्रमाण पत्र है क्या दोस्तों, तो एक रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर की प्रतिबंधित सर्टिफिकेट या प्रतिबंधित ऑपरेटर सर्टिफिकेट, इसको आरओसी ए भी कहते हैं, एक लाइसेंस है। क्या है? एक लाइसेंस है जो क्या देता है? जो विमान पर रेडियो टेलीफोन उपकरण को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है। ये मतलब अगर कोई जैसे विमान में रेडियो टेलीफोन उपकरण को संचालित कर रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए? आरओसी ए, आरओसी सर्टिफिकेट उसके पास होना जरूरी है। अब बात आ जाती है, ये लाइसेंस जीवन भर के लिए जारी किया जाते हैं और इनकी पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती। एक बार ये आरओसी लाइसेंस जारी हो जाता है तो ये होल लाइफ चलता है और इसकी फिर से सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, डीजीसीए। डीजीसीए क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। ये क्या है? एक तरह से संविधिक निकाय है। जब दोस्तों हम किसी निकाय को संविधिक निकाय कहते हैं, तो संविधिक निकाय का मतलब क्या होगा कि ये क्या? पार्लियामेंट द्वारा, संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए एक्ट से बनी हुई क्या है? ये संस्था है, ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई ये बॉडी है। इसीलिए क्या हो जाती है? संविधिक निकाय हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डीजीसीए है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय एक ऐसा है संविधिक निकाय है जो भारत सरकार के तहत कार्य करता है और देश में नागरिक उड्डयन के नियमन करता है। अब जो विमान अधिनियम संशोधन 2020 के तहत स्थापित किया गया था इसको, तो किसके तहत उत्सव स्थापित, इसकी स्टैब्लिश किसके थ्रू हुए थे? तो विमान अधिनियम, हमने बात किया था ना कि किसी एक्ट के द्वारा होगा, तो किस एक्ट के द्वारा है ये? तो विमान अधिनियम संशोधन अधिनियम 2020 के तहत स्थापित किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर, तो डीजीसीए का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो दिल्ली में स्थित है। डीजीसीए का हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों? तो डीजीसीए का हेडक्वार्टर कहां पे हो जाता है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। पायलटों के रख रखाव, इंजीनियरों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की लाइसेंसिंग होती है। यहाँ पे क्या होती है? ट्रैफिक कंट्रोल की एक तरह से लाइसेंस होता है, जारी करता है डीजीसीओ। और साथ में एक क्लियरी सर्टिफिकेट देता है किसको? एयर डोम्स एंड इशूइंग एयर डोम और जो एयर ऑपरेटर्स होते हैं उसको प्रमाण पत्र भी जारी करता है। किसकी बात की जा रही है? डीजीसीए की बात, नागरिक उड्डयन विमानन अधिनियम की बात की जा रही है। नेक्स्ट, अगर विमान दुर्घटनाओं की जांच करना और सुरक्षा प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करना भी इसका कार्य होता है।
इस तरीके से ये न्यूज हमारी कंप्लीट होती है। अगली न्यूज जो आज की तीसरी न्यूज हो जाती है इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। तीसरी न्यूज किसके संबंधित है? ये भी विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 के नियमों का ड्राफ्ट संशोधन प्रकाशित किया गया है। जो विकलांगता से संबंधित हमारे पास एक्ट है, राइट टू क्या है, डिसेबिलिटी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016, उसके एक ड्राफ्ट संशोधन बिल प्रकाशित किया जा रहा है, उसके बारे में है ये है। तो जो विकलांगता अधिकार, इसके पहले हमारे पास जो नियम है विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 है, और ये संयुक्त राष्ट्र के विकलांगताओं के अधिकारों पर कन्वेंशन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संसद द्वारा पारित एक विकलांगता कानून है। तो हमारे पास विकलांगता कानून कौन सा है वर्तमान में? तो विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 है, जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के आधार पर तैयार किया गया है। अब आगे हम बात करते हैं इसकी, इसमें जो विकलांगता की बात की गई तो इसमें एक टर्म आता है बेंचमार्क विकलांगता। तो बेंचमार्क विकलांगता मतलब किसे डिसेबल हम एक एज अ टर्म करेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को जिनकी विकलांगता प्रमाणित किया जाता है जो कम से कम 40%, मतलब जिस अंग या कि जिस बॉडी के पार्ट में उनकी डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, वो कम से कम 40% तक होना चाहिए। अब इसके प्रोविजन की बात करते हैं कि अगर विकलांगता, बेंचमार्क विकलांगता है, उसके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो उसको क्या लाभ मिलेंगे? तो उसको हायर एजुकेशन में, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो हायर एजुकेशन में उसको यहाँ पे 5%, कम से कम 5% का क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। सरकारी नौकरियों में 4% का रिजर्वेशन मिलेगा। भूमि आवंटन या गरीबी के उन्मूलन योजनाओं में 5% का आवंटन देने का प्रावधान किया गया है। किसमें? इस एक्ट में बात किया जाता है, प्रदान करने की बात की जाती है। अब आगे देखते हैं और क्या प्रावधान है इस जो 2016 का विकलांगता अधिनियम है, उसमें 6 से 18 साल के बीच के बेंचमार्क विकलांगता के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। मतलब जो 6 से 18 साल का जो 40%, एटलीस्ट 40% जो विकलांग होगा उसको पास क्या होगा? मुफ्त शिक्षा का उसके पास प्रावधान होगा। आगे देखते हैं, सरकारी वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों और साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को विकलांगता बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। यहाँ पे क्या है कि समावेशी मतलब इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एजुकेशन देनी होगी। किसको? जो बच्चे विकलांग है, इसे भी प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री के एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक भवनों और सरकारी निजी दोनों में सुलभता सुनिश्चित करने होगा। दोस्तों ये क्या है? एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये क्या है? भारत सरकार की योजना है। इसमें जो हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रही है, कि पब्लिक बिल्डिंग बन रही है, पब्लिक सेक्टर की कुछ ऑफिस बन रही है, उनको क्या करना? एक्सेसिबल करना, मतलब उनको जो विकलांग व्यक्तियों तक उनकी पहुंच निर्धारण करना, मतलब उस ऑफिस में, उस बिल्डिंग में विकलांग व्यक्ति भी आ सके। एक कैंपेन है, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया है। तो ये एक बात हो गई है। नेक्स्ट और क्या कि इनके लिए प्रोविजन है, जिला स्तर पर समितियां और राज्य स्तर पर विकलांग समितियों, जिसमें व्यक्ति की स्थानीय चिंताओं को संबोधित करने के लिए गठित की जाएगी समिति, मतलब जिला स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी इनकी समिति गठन की जाएगी, जिसके बारे में उनके बात की जाएगी। स्पेशल और क्या प्रोविजन है? तो इसमें विशेष अदालत प्रत्येक जिले में एक विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को संभालने के लिए निर्धारित की जाएगी। एक विशेष अदालत होगी जिसमें जो विकलांग संबंधित व्यक्तियों के अधिकार होंगे उनके उन्मूलन के लिए काम करेगी। एक स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन हो जाता है यहाँ पे। अगर यहीं पे दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि क्या संविधान में, अगर हम बात करें कि क्या संविधान में कहीं, संविधान में कि अगर हम बात करें कि क्या संविधान में कहीं जो विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रोविजन का उल्लेख है, तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, संविधान के अगर हम भाग में देखते हैं, किसमें? नीति निर्देशक तत्व में देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व में देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी, उसमें हम देखते हैं आर्टिकल आर्टिकल 43 में बात की गई है, आर्टिकल 41 में भी एंड 43 में बात की गई है कि जो विकलांग व्यक्ति होंगे, विकलांग व्यक्ति होंगे, उनके उनके विकास से रिलेटेड बात की गई है। तो हमारे संविधान में भी इनके लिए प्रावधान किया गया है। ये हो गई इसकी मुख्य बातें। और हम देख लेते हैं, इस तरीके से हमारी ये न्यूज भी कंप्लीट होती है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज में। नेक्स्ट न्यूज किससे संबंधित है? नेक्स्ट न्यूज जो हमारी डब्ल्यूएमसीसी की 30वीं बैठक आयोजित की जा रही है, इसके बारे में है। अभी बात होती है डब्ल्यूएमसीसी है क्या। तो अभी भारत और चीन ने बुधवार को नई दिल्ली में, ये भारत और चीन के मध्य बैठक होती है, भारत चीन सीमा
मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की 30वीं बैठक है। जो WMCC है क्या है, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए ये क्या है, 30वीं बैठक हो जाती जा रही। कहां पे होने जा रही है, नई दिल्ली में होने जा रही है। इस पे गहन और रचनात्मक जो हम आगे के फ्यूचर्स के लिए हम बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन की बात, कंसल्टेशन इन कोऑर्डिनेशन इंडिया की बात करेंगे। इसमें हम एक तरीके से बात करेंगे, इसमें क्या होगा कि दोनों पक्ष स्थापित राजनयिक और सैन्य, इसमें हम दोनों जो डिप्लोमेटिक, अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक, राजनयिक मतलब डिप्लोमेटिक और सैन्य मतलब मिलिट्री चैनलों के माध्यम से हम एक दूसरे के प्रति सहमत जताई है, मतलब मंत्रालय ने आगे बात करने की सहमत जताई है। और भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र क्या है। अब हमको ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो WMCC है, WMCC मतलब भारत चीन मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र, ये है क्या दोस्तों, इसका गठन कब किया गया है। तो जो ये तंत्र है ये जनवरी 2012 में, इसका गठन कब हुआ, जनवरी 2012 में। और क्या है, भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों पर संस्थागत संवाद की सुविधा सुविधा ये जो WMCC है, मतलब भारत चीन सीमा मामलों पर जो कार्यकारी तंत्र है, ये जनवरी 2012 में गठित होता है, जनवरी 2012 में गठित होता है। और जो सीमा मुद्दे हुए हैं, जो हमारे बाउंड्रीज इशू है, उन पे हम एक इंस्टीट्यूशनल संस्थागत संवाद करते हैं, स्थापित करते हैं हम। अब बात आते हैं, ये प्रीमियर वेब जीवा द्वारा 2010 में प्रस्तावित किया गया। और ये क्या है, इन एक दूसरे को म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाना, इसका अस्पदता यहाँ पे हिंदी कठिन है, आप ये समझिए, म्यूचुअल दोनों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट को मेंटेन करना, और साथ में पीस मतलब शांति को बनाए रखना बॉर्डर में, इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर हम बात करें WMCC, एक तो हमने अभी WMCC की बात की है, इसके अलावा हम एक भारत और चीन जो सीमा संबंधित मुद्दे हैं उसको हम कैसे बात करते हैं, और क्या तंत्र है हमारे पास, अदर मैकेनिज्म क्या है। तो पहले यहाँ पे एक चीज देखते हैं, भारत चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधित्व, ये क्या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन, एक तो ये है। ये भारत ये 2003 में स्थापित हुआ है, और संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक दृष्टिकोण और सीमा समाधान के ढांचे का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया था ये। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2012 में यसार वार्ता के 15वें दौर के दौरान परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की स्थापना की गई थी। और जो दूसरा है हमारे पास, वो 5 पॉइंट कंसेंसस है, 5 सूत्री सहमति है। 5 सूत्री सहमत के आधार पर हम भारत चीन से संबंध अपने जो वहां पे बातें की गई उसके आधार पर बात करते हैं। और जो 5 सूत्री कंसेंसस था उसका क्या, तत्काल सीमा तनावों को संबोधित करने उसका उद्देश्य था। अब कब गठन हुआ क्या है, इसके विवरण को देख लेते हैं। तो सितंबर 2022 में भारतीय और चीनी विदेश मंत्रियों के बीच बैठक के दौरान तैयार हुआ। तो जो 5 सूत्री कार्यक्रम है सितंबर 2020 में, किसमें, विदेश मंत्रियों के बीच में बैठक के दौरान क्या हुआ, ये बैठक के दौरान पे इसका प्रावधान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें अगर इसमें मुख्य बातें क्या थी, तो शांति और सुकून बनाए रखना, संवाद जारी रखना और धीरे धीरे तनावों को कम करने जैसे सिद्धांत इसमें शामिल किए गए थे। अब आ जाते हैं आज की अगली न्यूज, जो कि हमारी 5वीं न्यूज हो जाती है। ये किससे संबंधित है, RBI ने सभी लेन देन के लिए वैकल्पिक कारक प्रमाणीकरण की सिफारिश करते हुए मसौदा परिपत्र जारी किया है, ताकि डिजिटल भुगतान सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। बात यह है कि अल्टरनेटिव फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू किया, जिससे क्या हो, डिजिटल पेमेंट जो हम करते हैं उसमें सिक्योरिटी बनी रहे, ये मुख्य उद्देश्य है इसका। तो ये क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था, भारत वैश्विक डिजिटल भुगतान का लगभग आधा हिस्सा। तो ये बात करता है कि जो जो डिजिटल पेमेंट है पूरे वर्ल्ड में, जितनी भी जो डिजिटल पेमेंट है, अगर हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, उसमें से 50%, जो 50% योगदान किसका है, भारत का है। और इसमें सबसे मुख्य क्या है, यूपीआई की बात आती है, यूपीआई। अब यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप इसको भी जानना जरूरी है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो वर्ल्ड, यहाँ पे बात की जा रही है कि वर्ल्ड लेवल पे जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें सबसे मुख्य योगदान किसका, यूपीआई का है। तो आइए भारत की यूपीआई के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। तो यूपीआई के बारे में जानते हैं। यूपीआई एक क्रांतिकारी एक था, न्यू इनिशिएटिव था, जो मोबाइल आधारित है। किस पे बेस्ड है, ये मोबाइल के आधारित है, जो वास्तविक समय मतलब रियल टाइम, जैसे हम किसी को भुगतान करते हैं वैसे उसको मिलता है, चालू किया गया। अब बात आती है यूपीआई को किसने चालू किया, कौन सी एजेंसी यूपीआई को चालू की है, ये एनपीसीआई आपको भूलना नहीं है, राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी इंग्लिश में देख लीजिए, नेशनल पेमेंट
पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई ने किसको जारी किया है? यूपीआई को जारी किया है। ये आपको बातें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इसको इसको रेगुलेट कौन करता है? तो आरबीआई। इसको विनियमित कौन करता है, मतलब रेगुलेट कौन करता है? तो अगर रेगुलेशन की बात आ गई, यूपीआई का रेगुलेशन आरबीआई के पास है। ये तत्काल व्यक्तिगत और व्यापारिक लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। अगर हम बात करें तो केवल मई 2024 में 14 अरब से अधिक लेन देन को संसाधित करता है, जो देश के खुदरा डिजिटल डिजिटल का 75% है। अगर हम यहीं पे केवल मई 2024 में बात करें तो 14 अरब तक का लेन देन कर चुका है ये, जो 75% है टोटल। अगर डिजिटल पेमेंट की बात करें उसका 75% यूपीआई का आ जाता है। यूपीआई की कुछ विशेषता देख लेते हैं। इसमें क्या इंटर ऑपरेबिलिटी है। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये विभिन्न बैंकों को भुगतान सेवा प्रदानों के बीच निर्बाध लेन देन अनुमति करता है, चाहे कोई भी बैंक हो। चाहे आपके पास एसबीआई है, हमारे पास पीएनबी है, तो हम एक दूसरे को पैसे भेजने के लिए कोई जरूरी नहीं है। मतलब इंटर ऑपरेबिलिटी है। कोई भी बैंक हो, चाहे यहाँ पे एसबीआई हो, पीएनबी हो, यूनियन बैंक हो, ये इससे बैंक से मतलब नहीं है, सारे बैंक के साथ एक साथ ऑपरेट करता है, इसलिए इसको इंटर ऑपरेबिलिटी बोलते हैं। दूसरा, ये क्या हम बात करते हैं कि क्या यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जैसे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग करके किया जाता है, जो संवेदनशील बैंक विवरणों को साझा किए बिना प्रक्रिया कर, जैसे वर्चुअल पेमेंट का उपयोग, जैसे हमने क्या किया, क्यूआर कोड दिखा दिया, बाकी मैं कौन हूं, मेरा अकाउंट कहां है, अकाउंट नंबर क्या है, कोई मतलब नहीं, केवल क्यूआर दिखा दिया और मुझे पेमेंट रिसीव हो गई। मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये क्या यूजर फ्रेंडली है, और जैसे संवेदनशील बैंक विवरण को इसमें हमें साझा नहीं करना पड़ता है। आगे बात करते हैं विविध उपयोग के मामले में, ये पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति तो व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी। हम एक व्यक्ति से मतलब इसको हम जैसे एक व्यक्ति, हम पर्सन टू पर्सन भी कर सकते हैं, और हम कोई भी जैसे हम जाते हैं शॉप में भी तो इसको पेमेंट करते हैं, तो व्यक्ति से व्यापारी की भी भुगतान इसमें हो सकती है। और इसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी के लिए हो जाता है। दो कारक प्रमाणीकरण, मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इसमें। जैसे कुछ ऐसा यूपीआई पिन और कुछ ऐसा जो आपके पास है, जैसे पंजीकृत मोबाइल को भी मिलता है। जैसे एक बार हमने मोबाइल नंबर डाला फिर पिन डाला, तो ये चीज टू स्टेप वेरिफिकेशन हो जाता है। अब इसमें हमने बात किया कि इसकी विशिष्ट विषय, ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड या आधार नंबर का उपयोग करके भी किया जा सकता है। जैसे एक तो क्यूआर कोड से हम पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा हम यूपीआई में मोबाइल नंबर के थ्रू मोबाइल नंबर कर सकते हैं, थ्रू बैंक अकाउंट नंबर भी एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं, थ्रू आईएफएससी कोड के थ्रू भी हम भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट प्लस आईएफएससी कोड दोनों को मिला के एक हो जाता है, दूसरा आधार नंबर के बेस में भी हम पैसा निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें तो यूपीआई के 350 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता आज भारत में है। और भारत के अलावा और कौन उपयोग करता है यूपीआई को, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें भूटान हो गया, सिंगापुर हो गया और यूएई जैसे देश भी यूपीआई को यूज करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात हो गई। और कुछ महत्वपूर्ण इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया, जैसे यूपीआई 2.0। यूपीआई 2.0 में कब, 2018 में इसके में क्या किया गया था कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा, मतलब आपके पास 500 रुपए है, 500 रुपए आपके अकाउंट में है, आप उससे ज्यादा पैसे निकाल ले रहे हैं, इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और वन टाइम मैंडेट, इनबॉक्स में चालान आदि सुविधाएं चालू की गई हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक और न्यू इनिशिएटिव यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट क्या है कि छोटे मूल्य, अगर कम, जैसे हम छोटी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं ऑफलाइन, जिसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। ये यूपीआई लाइट हो गया। नेक्स्ट, ऑटो पे की भी सुविधा यूपीआई देता है। ऑटो पे का मतलब जैसे हम कोई रिकरिंग पेमेंट करते हैं, मतलब हर महीने पेमेंट करते हैं, जैसे हम कोई सब्सक्रिप्शन ले रखते हैं कि बीमा पॉलिसी का पेमेंट हो गया, या कि कोई भी जिसका हमें हर पे बिजली का बिल हो गया, हर महीने पेमेंट करना है, यूपीआई में डाल दीजिए, ऑटोमेटिक ऑटो पे करते रहेगा। एक ये फीचर हो गया। भीम आधार पे है, मतलब आधार कार्ड से भी, आधार कार्ड के थ्रू भी हम यूपीआई से पे कर सकते हैं, एक ये फैसिलिटी हो गया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 8 प्रमुख क्षेत्रों में जून में वृद्धि 20। हाँ दोस्तों, ये हो गया आज की नेक्स्ट न्यूज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, आज की जो छठवीं न्यूज हो जाती है। तो भारत के जो 8 प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें जून में वृद्धि दर 20 महीने के निचले स्तर पे है। मतलब जो हमारे मुख्य इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, 8 प्रमुख क्षेत्र हैं, उसमें जो हम एक ग्रोथ देखते हैं वो 20 महीने में सबसे कम है, मतलब 4% तक गिर गई है, जो मई में 6.4% की वृद्धि से सुधरी थी। तो अब हम देख लेते हैं कि 8 प्रमुख क्षेत्र कौन है, उनका योगदान क्या है। तो जब हम 8 प्रमुख क्षेत्र देखते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, रिफाइनरी हो गया,
फर्टिलाइजर हो गया उर्वरक, और क्या हो गया उर्वरक हो गया, और क्या हो गया स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, और क्या हो गया बिजली हो गया। ये प्रमुख 8 क्षेत्र हैं। और ये 8 क्षेत्र को कौन, जो इंडस्ट्रियल जो हम बात करें उत्पादन सूचकांक है, उद्योग उत्पादन सूचकांक आईआईपी के, जो आईआईपी में टोटल रोल है इनका 40%, तो केवल इन्हीं 8 सेक्टर, 8 जो इंडस्ट्री है इन्हीं का रोल है। और जो औद्योगिक, और आईआईपी से हमको क्या पता चलता है, औद्योगिक स्वास्थ्य, जो इंडस्ट्रियल का हेल्थ कैसा, मतलब हेल्थ का मतलब उनका ग्रोथ कैसा है, उनका आर्थिक इकोनॉमिक इंडिकेटर कैसा है, आर्थिक प्रदर्शन कैसा है, उनके प्रमुख संकेतक होता है, तो इसको बताता है कौन, आईआईपी बताता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आज के संपादकीय पे। जो आज का संपादकीय थी, वैश्विक महामारी की संधि के लिए संघर्ष। ये संपादकीय का हेडलाइन था, वैश्विक महामारी के लिए क्या है, संघर्ष है। अब इस आर्टिकल से आपके एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ के बारे में जानना, आईएचआर 2025 के बारे में जानना, ट्रिप्स के बारे में मुख्य बातें की गई हैं। तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएचओ को जानते हैं। तो डब्ल्यूएचओ को जानते हैं, तो डब्ल्यूएचओ क्या है, एक यूएन की इस विशिष्ट एजेंसी, किसकी, यूनाइटेड नेशन की क्या है, एक विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1948 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ, तो जेनेवा, जेनेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी क्या है, इसकी जो हेडक्वार्टर है। और डब्ल्यूएचओ का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मतलब वर्ल्ड की जो हेल्थ को है उसको सेफ्टी, और क्या करना, वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो मतलब बात है असुरक्षित जनसंख्या की सेवा करना, ये डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य है। डब्ल्यूएचओ में वर्तमान में कितने मेंबर है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्तमान में 194 सदस्य, 194 मेंबर है। और इसमें सभी लोगों के लिए सबसे उच्च स्तर की स्वास्थ्य प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जो इसके संविधान और विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णयों द्वारा मार्गदर्शित होती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम कि डब्ल्यूएचओ की प्रमुख जो है, डब्ल्यूएचओ की प्रमुख उपलब्धियां क्या है। प्रमुख अगर उपलब्धियों की बात करते हैं, तो प्रमुख उपलब्धि में आ जाता है एक तो चेचक उन्मूलन। चेचक जो एक महत्वपूर्ण समस्या थी, चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स कब आई हुई थी, तो 1980 में विश्व पूरा परेशान था, और डब्ल्यूएचओ इसमें सफलतापूर्वक पूरा किया। दूसरा तो अभी इबोला हो गया, एक महत्वपूर्ण महामारी इबोला हो जाती, जो कहां पे आई थी, पश्चिम अफ्रीका में 2014 से 16 के बीच में, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आपका डीआरसी में 2018 से 20 में। इसमें भी डब्ल्यूएचओ क्या रहा, कामयाब रहा। नेक्स्ट अभी रिसेंट जो हमारी कोविड-19 महामारी थी, इसमें भी डब्ल्यूएचओ समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। ये हो गई प्रमुख उपलब्धियां। अब डब्ल्यूएचओ के कुछ प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो एक है ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल। वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल का उद्देश्य क्या है, पोलियो का उन्मूलन करना, मतलब पोलियो को खत्म करना। और इसकी उपलब्धि क्या हुई थी, 2020 में अफ्रीका को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया गया, ये उपलब्धि है। नेक्स्ट बात करते हैं, एड्स हो गया, तपेदिक हो गया मतलब टीबी, मलेरिया के खिलाफ वैश्विक कोष, मतलब एक तरफ से ग्लोबल फंड का काम कर रहा है। नेक्स्ट इसमें बात करें कि एड्स, तपेदिक, मलेरिया की महामारी के रूप में समाप्ति इसको क्या करना, समाप्ति को तेज करना, इसका उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें इसका और क्या है, जीआईएसआरएस में क्या है, वैश्विक इन्फ्लुएंजा की निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली डेवलप करना। इसमें क्या है, इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की निगरानी करना और इसकी प्रतिक्रिया करना। नेक्स्ट है विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम, मतलब टीकाकरण जो प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, उसको एक्सपेंड करना, जिससे क्या हो सके, सार्वभौमिक पहुंच हो गए, मतलब सभी लोगों तक टीकों की पहुंच हो सके। नेक्स्ट इसका है तंबाकू नियंत्रण पर ढांचा सम्मेलन, मतलब फ्रेमवर्क एंड कन्वेंशन बनाना टोबैको को कंट्रोल करने के लिए, तो टोबैको को कंट्रोल करने पे है। नेक्स्ट इसका इनिशिएटिव मलेरिया को वापस लाना साझेदारी, मतलब मलेरिया को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में घोषित कर इसको समाप्त करना। आगे बात करते हैं और इसका क्या इनिशिएटिव, तो प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ये मुख्य है। तो इसके ये हो गए। और इसके और इनिशिएटिव जैसे गैर संक्रामक बीमारियों को रोकथाम नियंत्रण के लिए वैश्विक कार्य योजना बनाना। इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे हृदय रोग हो गया, गैर संक्रामक बीमारियां कहीं होंगी जो संक्रमण से नहीं फैलती, जैसे हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, क्रोनिक श्वसन रोग हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सब क्या गैर संक्रामक है, मतलब नॉन कम्युनिकेटिव डिसीज है, तो इसको समाप्त करना। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एक हमने अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा था इस आर्टिकल में एक डब्ल्यूएचओ के बारे में। नेक्स्ट दूसरा जो इंपॉर्टेंट हो जाता आईएचआर के बारे में पढ़ना। तो आईएचआर क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005। अब बात आती है ये है क्या, तो एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, इसमें 196 देश शामिल है, जिसमें सभी क्या डब्ल्यूएचओ के सदस्य राज्य शामिल है। इसमें से
रोगों को अंतरराष्ट्रीय प्रसार को रोकना। इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी डिसीज है उसको इंटरनेशनल स्प्रेड होने से रोकना तथा उसको बचाव करना, नियंत्रित करना और प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक प्रावधान की बात की गई है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? संक्रामक रोगों को परागमन के प्रसार के लिए उपाय, साथ ही रासायनिक या रेडियो न्यूक्लियर स्रोतों और अन्य जैविक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों से संबंधित जोखिम को कम करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें, यात्री अधिकारों की सुरक्षा को लागू करती है, जिसमें सूचित, सहमति और स्वास्थ्य उपायों को लागू करने में भेदभाव शामिल है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, डब्ल्यूटीओ की बात कर लेते हैं। तीसरा हमने यहाँ पे ट्रिप्स के बारे में पढ़ना था, ट्रिप्स के बारे में पढ़ना था। तो ट्रिप्स क्या है? एक डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है, किसमें? व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये क्या है? ये ट्रिप्स है। अब ये करता क्या है? तो एक बौद्धिक संपदा अधिकार समझौता एक बहुपरकीय बहु मतलब एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, जिसे विश्व व्यापार डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा है, उसके नियमन के लिए न्यूनतम मानकों को स्थापित किया जाता है। ये हो गया। अब ट्रिप्स से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। यह समझौता कब हुआ? तो 1986 से 1994 के दौरान। जीएटीटी, इसके पहले क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था। जीएटीटी था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड था। इसके दौरान बातचीत की गई और 1995 में लागू होता है। बात हो गई 1995 में लगता है लागू होता है। ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को कॉपीराइट, अब क्या करता है? जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, भौगोलिक संकेतन हो गया, औद्योगिक डिजाइन हो गया, पेटेंट हो गया और अज्ञात जानकारी की सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ये हो गया ट्रिप्स से रिलेटेड बातें। अब 2001 के दोहा जो डिक्लेरेशन हुआ था, यहाँ पे दोहा, अब यहाँ पे गलत मिस्टेक हुआ है, आप देख लीजिए दोहा। दोहा डिक्लेरेशन में स्पष्ट किया गया है कि ट्रिप्स की व्याख्या दवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए की जा सकती है। मतलब अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर दवाओं तक भी पहुंच बनाएगा। अब कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे पेटेंट की बात किया जाता है, तो पेटेंट क्या है? पेटेंट ऐसा कोई तकनीकी काम कर रहे हो, कि आविष्कार कर रहे हो, चाहे ये उत्पाद हो या प्रक्रिया हो, कोई एक पेटेंट सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है, बशर्ते वो क्या हो? नए हो, आपने कुछ नया खोजा हुआ और एक आविष्कार आपने नया शामिल किया है, तो उसके अनुप्रयोग के लिए आपको सुरक्षा कम से कम 20 साल के लिए आपको क्या देनी चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये है पेटेंट। पेटेंट में 20 साल के लिए आपको क्या एक सुरक्षा मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या? एक तो लिटरेली मतलब साहित्यिक या कलात्मक हो गया या आर्टिस्टिक वर्क हो गया। इसके लिए जैसे इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को भी शामिल किया गया है। इसमें अगर जो बनाया है उसकी मृत्यु होने के बाद भी 50 साल तक ये सुरक्षा प्रदान की जाती है कॉपीराइट में। आगे आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? एक पंजीकृत ट्रेडमार्क की सुरक्षा करता है, मतलब मालिक को उनके विशेष जो उपयोग की पुष्टि करता है। इसकी प्रारंभिक अवधि के लिए 7 साल के लिए होती है, जिसे अनंत काल के लिए हम क्या करते हैं? नवीनीकरण, उसको हम आगे आगे नवीनीकरण करवा सकते हैं। आगे आ गया जीआई। क्या है? जीआई क्या है? मतलब भौगोलिक संकेतक। उन संकेतकों की सुरक्षा करता है जो एक वस्तु को एक विशेष स्थान से उत्पन्न होने के रूप में पहचानने, मतलब कोई वस्तु किसी स्पेसिफिक स्थान को, किसी स्पेसिफिक स्थान में ही होती है तो उसको हम वहां का जीआई टैग कह लेते हैं। अन्य विशेषता मुख्य रूप से भौगोलिक उत्पत्ति से जुड़ी होती है। अब वर्तमान में अगर हम बात करें टोटल जीआई टैग्स कितने हमारे पास, तो 635 जीआई टैग भारत के पास है वर्तमान में। इसको भी ध्यान रखना है। अब 8वीं न्यूज हो जाती है हमारी, जो पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदान थी, उनको इस महीने से क्या हुआ, क्या बना दिया गया? यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया है। तो आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। तो वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन हो जाती हैं? तो आपको भूलना नहीं है, कौन है? प्रीति सुदान है। इसके पूर्व कौन थे? इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले मनोज सोनी थे, जिन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दिया है। अब आज की अंतिम और आखिरी न्यूज हो जाती है, इस संसद के विशेषाधिकार के उल्लंघन संबंधित न्यूज है। और ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी जो पंजाब से सांसद है चरणजीत सिंह चन्नी ने ये क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपनी विशेषाधिकार उल्लंघन की नोटिस प्रस्तुत किया है। अब बात आ जाती है विशेषाधिकार उल्लंघन। भारत में उन अधिकारों, छूटों और छूटों का उल्लंघन है जो भारत संसद, लोकसभा, राज्यसभा विधायिका के सदस्यों को प्रदान की जाती है। मतलब जो लोकसभा या राज्य विधानसभा का सदस्य है, उसमें उनको जो विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है, अगर उस विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है तो नोटिस दिया जा सकता है। तो यहाँ पे नोटिस किया, जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो कह रहे हैं कि जो हमारे विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ, इसीलिए उन्होंने नोटिस जारी किया है। अब बात आती थी क्या संविधान में इसका कोई प्रावधान है दोस्तों? तो संविधान में अनुच्छेद 105 में संसद को क्या दिया गया?
गया, विशेषाधिकार दिया गया है, स्पेशल राइट दिया गया है। क्या दिया है? स्पेशल राइट, विशेषाधिकार, प्रिविलेज दिया गया है। और वहीं जब विधानसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद आर्टिकल 194 में क्या है, जो राज्य विधानसभा मतलब विधायक है उनको विशेषाधिकार मिला हुआ है। अगर उल्लंघन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एक सदस्य स्वतंत्रता को हस्तक्षेप करता है तो, या धमकी देता है, धमकाता है, या रिश्वत देने को में शामिल होता है, मतलब ये उल्लंघन होता है ये। और अगर उल्लंघन होता है तो प्रश्न में लाने के माध्यम से ही हो सकता है, मतलब आदेशों का उल्लंघन या उसकी शक्तियों को प्रश्न में लाने के माध्यम से ही उल्लंघन हो सकता है। अब सदन में इसके बारे में अगर कोई झूठी या भ्रामक जानकारी देता है, यह भी क्या उल्लंघन माना जाता है। अब जो उल्लंघन कोई किया तो उससे निपटने की प्रक्रिया क्या है, तो इससे पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस किसको दिया जाता है, अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां पे स्पीकर को दिया जाता है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो वहां पे जो विधानसभा का भी स्पीकर होगा, मतलब विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को क्या नोटिस दिया जाता है। अब नोटिस में स्वीकार करे या ना करे किसका काम हो जाता है, स्पीकर का। यहाँ पे स्पीकर या अध्यक्ष, जो मतलब लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा के केस में विधानसभा का अध्यक्ष, उस स्पीकर को माने या ना माने उसकी स्वीकृता हो जाती है। अब विशेषा वो अगर स्वीकृत हो जाती है, इसके बाद वो कहां पे जाता है, विशेषाधिकार समिति में जाता है। और यह मामला विशेषाधिकार समिति को जांच के लिए भेजा जाता है, और इसके बाद उस जांच में अपनी रिपोर्ट के अनुसार सदन में प्रस्तुत करता है। और सदन में उसकी जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर कार्रवाई कर सकता है, यहां तक कि उसको कैद की भी सजा दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे क्या हो जाता है, एक केआरएस और कामनी बांधों के बारे में न्यूज में था, जिसके बारे में दोनों बात हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो केआरएस तो हम पहले कवर कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। कामनी बांध के बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। जो कामनी डैम है 1974 में निर्मित किया गया था कर्नाटक के काबनी नदी में। तो काबनी डैम कहाँ पे है, कर्नाटक के काबनी नदी में है। ये मुख्य बातें हो गई। और यह क्या है, मिट्टी का बांध है, अर्थिन डैम है। यह जलाशय नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान सहित आसपास के क्षेत्रों के जंगली सफारी गतिविधियों का समर्थन करता है। जो इसमें हमने काबनी डैम है वो कहाँ पे है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के पास, ये भी ध्यान रखना। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटका में है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। ये बातें मुख्य हो गई। नेक्स्ट आज की हम जो 11th न्यूज देख रहे हैं, हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए शपथ दिया गया है। तो राजस्थान के नए राज्यपाल कौन हो गए, हरिभाऊ किशनराव बागड़े। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको हमने कवर किया। मेरे चैनल में बने रहने के लिए और अब मेरा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।